नाग ने बताया कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। एक राज्य के जंगलों में एक पहाड़ी पर नाग और नागिन रहा करते थे। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। एक दिन की बात है, नाग और नागिन एक पहाड़ी पर बैठे थे तो नागिन कहने लगी, हे स्वामी, आज मेरे मन में दो प्रश्न हैं। आप दोनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। वहीं नाग कहता है कि हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देके तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वही नागिन कहती है, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। तभी नाग कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, अतः मैं तुम्हारे दोनों ही प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसीलिए जब मैं इस कहानी को सुनाऊं, तुम कहानी को पूरा और पूरे सच्चे मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। वहीं नागिन कहती है कि हे स्वामी, कहानी आप शुरू करें। आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और पूरे मन से सुनूंगी। तो प्रिय दर्शकों, नाग नागिन से कहता है, बहुत समय पहले एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन एक किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल हैं। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेच करके तुम्हारे पिता ने इतने डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सकता था। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे, जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। वहीं फसल काटने के लिए तैयारी की जा रही थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी मां से कहता है, मां, आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ में सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। नाग कहता है कि हे प्रिय, किसान का सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम था रामू। रामू आगे कहता है कि मुझे खलियानों में काम करना बहुत अच्छा लगता था। वहीं रामू जो था अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना पड़ता था, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, ये सारे कार्य उस किसान के सबसे छोटे बेटे यानी कि रामू को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, एक का नाम सोहन था और दूसरे का नाम श्याम था। सबसे बड़ा वाला सोहन ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो था श्याम, वो बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। वहीं पूरे परिवार के बीच में एक खुशी की लहर थी। किसी प्रकार का परिवार में कोई कष्ट नहीं था। उसके बाद में किसान एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ चुका है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच में कभी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं यही चाहता हूं कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहें, किसी के बीच में कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वो घर पूरी तरह से बिखर जाता है। नाग कहता है कि हे प्रिय, वही किसान की पत्नी उस किसान को वचन देती है और वचन देते हुए कहती है कि किसान की मृत्यु हो जाती है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटे, तुमसे एक वचन लेना चाहती हूं कि तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच में कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल कर जीवन यापन करो, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। वहीं किसान की पत्नी की बात को सुन करके तीनों बेटे कहने लगे कि माँ, आप जैसा चाहती हो, पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे और तीनों भाई हमेशा प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। फिर अपने बेटों की बात को सुन करके माँ को बहुत खुशी हुई और तसल्ली हुई। वहीं जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम सोहन था, वो ज्योतिष में बहुत ज्यादा निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उस सोहन से कई मामलों में राय लेने आते थे, तो सोहन का गुजारा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता था। वहीं दूसरे नंबर का जो बेटा था, जिसका नाम श्याम था, वो भी एक बड़ा व्यापारी था।
उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल से ये थी कि किसान का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसका नाम रामू था, वो कड़ी मेहनत मशक्कत करता था, बहुत मेहनत करता था। सुबह से लेकर के शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं हो पाती थी जितनी कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं किसान के दो बड़े बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वो अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ में ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जी रही थी और जब सबसे छोटा बेटा जो रामू था, उसकी पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती थी, उसे घूमने के लिए कहीं नहीं मिलता था, उसे शौक करने के लिए कुछ नहीं मिलता था। जब वो अपने बड़े जेठ और अपनी जेठानी को देखती तो उसका हृदय बहुत दुखी होता और वो कहती कि पिता के वचनों का पालन आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। नाग कहता है कि हे प्रिय, वहीं किसान का सबसे छोटा बेटा जो था रामू, एक दिन अपनी पत्नी जब बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई, जब शाम को रामू घर वापस आया तो उससे कहने लगी कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसमें हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है, वो ये चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उनके पास रहें। अपनी पत्नी की बात को सुन करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा कि देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मायके जाकर रह सकूं, तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके में चलूंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। वहीं पत्नी तमतमा कर कहने लगी कि ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। वहीं पत्नी को गुस्से में देख करके किसान का छोटा लड़का कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूं, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। वहीं पत्नी की बात को सुन करके फिर रामू कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। नाग कहता है कि हे प्रिय, वहीं किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानी का नजारा देख करके पहले से ही बहुत ज्यादा तमतमा रही थी, पहले से ही बहुत ज्यादा वो परेशान थी और उसमें एक दिमाग में उसके जद्दोजहद चल रही थी और महीना भर वो देख रही थी कि उसके जेठ जेठानी आराम करते रहते हैं और हम लोग पिस पिस कर काम करते रहते हैं। और फिर ऐसा सोच सोच करके वो रामू से कहने लगी, क्या हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले रखा है? घर में और खेती का काम हम दोनों मिलकर अकेले करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई और आपकी भाभीियों के साथ में मौज मस्ती का वो जीवन जी रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता होगा कि हम उनके जैसा ऐशो आराम करें, हम भी ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करें? जब उनको अपना अपना करना ही है तो हम दोनों की फिक्र क्यों करते हैं? हम दोनों क्यों बाहर रह करके मौज मस्ती का जीवन नहीं जी सकते? और हम दोनों को घर का और खेती का सारा कार्य क्यों करना पड़ता है? वो तो अपनी पत्नियों के साथ घूमने जाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और मैं हमेशा यही पड़ी रहती हूँ, सड़ती रहती हूँ। आप बताओ, ये अन्याय है या नहीं? नाग कहता है कि हे प्रिय, फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुन के रामू की नींद खुल गई और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तो मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके रामू को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है, मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरी ही वजह से वो दोनों इतने ठाठ से और ऐशो आराम से जीवन जी रहे हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह घर में पिस रहे हैं। वहीं एक रोज जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे लड़के ने अपनी मां और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, अब वो शामिल नहीं रहेगा। वहीं अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुन करके मां को बहुत बड़ा धक्का लगा, उसका हृदय पूरी तरह से टूट गया। उसने ये सुन करके कहा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। वहीं सबसे बेटा कहने लगा कि मैं अब इसमें शामिल नहीं रह सकता हूं, छोटे बेटा ये कह रहा था। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है, जायदाद
जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए जाते हैं। वहीं बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने बेटों से कहती है कि बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहीं अपनी मां की बात को सुन करके सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। तो अपनी मां की बात मान करके अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और मां के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी मां ने कहा कि बच्चों, मैं बहुत थक गई हूं और मुझे अब बहुत तेज भूख भी लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं, किसी ठीक से स्थान पर बैठ करके कुछ खा पी लेते हैं। वहीं गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान भी थी। वहीं जब सभी परिवार वाले खाना खाने की तैयारी करने लगे तो मां ने कहा कि बेटा, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वो तो मैं कहीं भूल आई हूं। अब यहां से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहां खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में इसी मंदिर में रुकती हूं। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं से हम कुछ खा पी लेंगे और यहां से घर पहुंच जाएंगे। वहीं तीनों बेटों ने अपनी मां की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा जो रामू था, जब वो कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तो रामू ने पूछा कि आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? वहीं रास्ते में वो लोग खड़े जो थे वो कहने लगे कि जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता था और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें रोज का राजा का इसको लगान देना पड़ता है। अब हम करें तो क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ना इसमें कुछ पैदा होता है फिर भी लगान जाती है। उन लोगों की बात को सुन करके किसान का सबसे छोटा बेटा जो रामू था कहने लगा कि अगर मैं आपको धान की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? वहीं वो राहगीर कहने लगा कि यदि तुम्हें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 200 मुद्राएं भेंट करेंगे। वहीं रामू जो था बहुत ही निपुण किसान था और वो फिर लोगों से कहने लगा कि गोबर और मिट्टी को मिला करके उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रामू की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो रामू कहने लगा कि उन गोलों को जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। वहीं गांव वालों ने रामू के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। वहीं गांव वालों ने किसान के छोटे बेटे को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे 200 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेके वो रामू जो था अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का जो दूसरा नंबर का बेटा यानी कि श्याम था, वो भी घूमते घामते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वही श्याम ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? तो वो राहगीर कहने लगा कि हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना था। बहुत हम सबने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी। वहीं चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांग को बांट लिया। वहीं एक दिन वो बिल्ली जो थी छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। वहीं मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगा करके उस पर पट्टी बांध दी। वहीं उस बिल्ली की आंख अच्छी लगती थी, इसीलिए वो चूल्हे के पास जाकर के सो गई। वहीं जैसे ही बिल्ली सो गई,
वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकल करके उस तेल हुए पकड़े हुए कपड़े पर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। वहीं जब बिल्ली वहां से भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ जल करके राख हो गया। वहीं पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वो टांग मेरे हिस्से में थी। वही फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वो मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा भरना होगा, पर मेरे पास देने लायक पैसे नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं, इसीलिए बहुत ही चिंता में बैठा हुआ हूं। वही उस व्यक्ति की बात को सुन करके किसान के दूसरे नंबर का जो बेटा श्याम था वो कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो वो राहगीर कहने लगा कि यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 400 सिक्के दूंगा। वही शर्त मंजूर हो जाने के बाद वो किसान का लड़का कहने लगा कि तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही वहीं मिलता हूं। वही किसान के बेटे की बात को सुन करके वो राहगीर जो था अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। वहीं सबकी बात सुनने के बाद में किसान का बेटा श्याम कहने लगा कि ये सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और ये भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वो टांग जख्मी थी और उसी पर तेल लगा करके कपड़ा बांधा हुआ था जिसमें आग लगी। और ये भी सच है कि जो आप लोग सही जानते हो कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सभी घरों में आग लगी है, मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली अपनी कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती है। जो बिल्ली की टांग टूटी हुई थी वो तो किसी काम की नहीं थी, बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ कि बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही सलामत थी उनका दोष है। वहीं श्याम की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभे में डाल दिया और सभी ने हामी में अपना सिर हिलाया। वहीं फैसला हुआ कि 3 टांगे जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने श्याम को सोने की 400 मुद्राएं भेंट की। वहीं किसान का दूसरा बेटा भी 400 मुद्राएं सोने की लेकर के अपनी मां के पास मंदिर में लौट आया। वहीं किसान का अब जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था सोहन, वो भी कमाई करने के लिए गया था, मगर वो चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। वो घर में पहुंच गया, उसने बाहर एक पहरेदार भी खड़ा था। वही किसान का बड़ा बेटा सोचने लगा कि ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है, आखिरकार इसकी समस्या क्या है। वहीं जब किसान का बेटा आगे बढ़ता है तो पहरेदार से पूछता है कि महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज भला क्यों आ रही है। फिर तो उस किसान के बेटे की बात को सुन करके वो पहरेदार कहने लगा कि आप अंदर चलिए, आप स्वयं ही पूछ लीजिए। वही किसान का बेटा अंदर गया तो वो कहने लगा कि आपको क्या कष्ट है, आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। जब कहता है कि जो सांप था वो कहता है कि हे प्रिय, वहीं वो व्यक्ति रोते रोते किसान के बड़े बेटे से कहने लगा कि अरे भाई, राजा लोग भी अजीब सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कह करके फिर वही मंत्री जो था एकदम से रोने लगा। दरअसल वो राजा के एक मंत्री का घर था। वहीं उस मंत्री की बात को सुन करके किसान का बड़ा बेटा जिसका नाम सोहन था वो कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में आपकी सहायता करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा। वही मंत्री कहने लगा कि यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। फिर तो शर्त मंजूर होने के बाद में किसान के बड़े लड़के ने उस मंत्री से कहा कि मुझे हाथी के पास ले चलो, और फिर जब वो हाथी के पास पहुंच गया तो उस मंत्री से कहने लगा कि इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौकाएं हों। तो लड़के की बात के मुताबिक वो मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया। तो किसान के लड़के ने नाव वाले से कहा कि इस हाथी को नाव में खड़ा करें।
वहीं नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो वो नाव जो थी पानी में धंसने लगी, और जब धंसना रुक गई तो किसान का लड़का कहने लगा कि जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ और फिर इस हाथी को इस नाव से उतार लो। वही किसान के लड़के की बात को सुन करके नाव जहां पर रुकी थी वहां पर निशान लगाया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल लिया। वहीं पुनः किसान का लड़का कहने लगा कि अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक ये नौका उसी निशान तक ना पहुंच जाए। फिर किसान के लड़के की बात को सुन करके सभी ने एक एक पत्थर उस नाव में भर दिए, और जब नाव फिर से उसी निशान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन की वजह से वो रुकी थी, तो फिर बात पता चल गई कि जितना भी वो पत्थरों का वजन होगा उतना ही उस हाथी का भी वजन होगा, क्योंकि पत्थर और उस हाथी की वजह से नाव बिल्कुल बराबर धसी है। तो अब लोगों ने क्या किया कि उन पत्थरों का वजन माप लिया और वही वजन हो गया हाथी का। तो अब नाग कहता है कि हे प्रिय, जो था इस प्रकार अपने हाथी का वजन जान करके बहुत ही खुश हुआ, और शर्त के मुताबिक उस मंत्री ने किसान के बड़े बेटे सोहन को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। वहीं सोहन उन मुद्राओं को लेकर के अपनी मां के पास उसी मंदिर में लौट आया। नाग कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार सभी भाई जन धन कमा करके मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया, और दुकान वाले के इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वो सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास में उतना ही पैसा बचा जिससे वो खर्च करके अपने घर वापस आ सके। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर में वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली एकदम से निकाल करके अपने बेटों के सामने रख दी और कहा कि मैंने जानबूझ करके इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिल करके जो धन कमाया था उस धन को खर्च करके हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर भी वापस आ गए। यदि तीनों भाई मिलकर के एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर का खाना खा पाते और ना ही वापस घर पर आ पाते। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है, और जब उसकी सीकें बिखर जाती हैं तो फिर झाड़ू किसी काम की नहीं रहती, वो भी कूड़ा हो जाती है। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी, और जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों के बीच कभी बंटवारा न होने दूं। अब नाग कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार किसान की पत्नी की बातों को सुन करके किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग के खूब रोए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया, और ये वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी, एक ही हिसाब से रहेंगी। तीनों भाई जो कमाएंगे उसको एक जगह पर वो एकत्रित करेंगे और फिर एक साथ बैठ करके निर्णय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नाग कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है, तो समझ लो अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से ही होता है, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है कि जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ में ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, और जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम कर देते हैं। वहीं जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी ये सब अपनी आंखों से देखती है और कहती है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हम शौक नहीं कर पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा साठ आठ बाट में रहते हैं और हम पर हुक्म चलाते हैं और घर के हाथ में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। बस यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और फिर वो अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करना ही है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपने स्त्री के साथ में मौज से रह रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, इससे हमारा तो अलग रहना ही अच्छा है। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक कर सकेंगे। नाग कहता है कि हे प्रिय, बस यही से भाइयों के बीच में दरार पड़ना प्रारंभ हो जाती है
और बंटवारा होकर के रहता है। वही भाइयों के बंटवारे को रोकने में मां का बड़ा हाथ होता है। यदि मां बुद्धिमानी से काम ले, मां की तरह अपने बच्चे में संस्कार डाले, चाहे कोई कमाए या कोई ज्यादा कमाए कोई कम कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह पर एकत्रित करें, फिर जो भी करना है सभी बैठकर एक साथ निर्णय लें और फिर काम करें, तो सभी ही बहुओं को बराबर जीने की स्वतंत्रता मिले। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान मां के बच्चों की तरह ही घर में भी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। ये 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं, उसको जोड़ कर रखती हैं। नंबर 1 है, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो ये बात किसी अन्य को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है, और जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास में धन नहीं है तो वो आपका कहना बंद कर देते हैं, मतलब आपका मान सम्मान बंद कर देते हैं, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन हानि पर लोग कभी आपकी मदद नहीं करते बल्कि आपका उपहास उड़ाते हैं। इसीलिए धन का आना या धन का जाना, दोनों ही बातें हमेशा सभी भाइयों को खुद तक रखनी चाहिए, अपने परिवार तक रखनी चाहिए, और कभी भी किसी भाई को अपने भाई की कोई भी धन संबंधी बात किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपने भाई के दुख या राज की बातें कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से ही घातक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज की बातें बताएंगे और यदि विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाएगी तो वो आपके भाई की सारी राज की बातें चारों ओर सार्वजनिक कर देगा। वही लोगों के बीच में आप केवल मजाक के पात्र बनेंगे और फिर बाद में इस दुख से आप बहुत ही दुखी होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर या परिवार की या खुद की किसी भी राज की बात को कभी तीसरे को नहीं बताना है। नंबर 3, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातों को हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उस पुरुष का समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसा पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसीलिए अपने परिवार में सभी स्त्रियों का सम्मान करें और अपने परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। नंबर 4, यदि कभी भी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए या बात कभी किसी के साथ में साझा ना करें, क्योंकि हर समय सम्मान बना रहना चाहिए। व्यक्ति को सम्मान बना रहना आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो कभी भी दूसरे के समक्ष उसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होती है। नंबर 5, यदि आप या आपका किसी के द्वारा ठगे गए हो, भाई अगर ठगा गया हो या किसी ने धोखा दिया हो तो ये बात भी सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ही ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना मखौल खुद उड़ाते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे। इसीलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके भाई को किसी ने कभी धोखा दे दिया है तो कभी भी परिवार की बातें दूसरों के सामने जाहिर ना करें। इससे भाइयों के बीच में फूट पैदा होगी। नाग कहता है कि हे प्रिय, वही तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी क्यों लगती है। तो समझ लो, भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में तकरार है तो भरपूर प्यार भी है। जहां बहन हमेशा भाई का साथ देती है तो वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह होती है। शादी से पहले तक तो भाई बहन के बीच में सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन शादी के इस रिश्ते में खटास आ जाती है। शादी के बाद कई बार ये मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। तो समझ कर लीजिए कि ये 5 कारणों से हमेशा भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। नंबर 1, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी मां और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपनी भाभी को भी गलत कहने से बचें,
इससे भाभी नाराज हो सकती हैं और उनकी ये नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वो आपसे थोड़ी दूरी तो जरूर बना लेगा। नंबर 2, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दे जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी हुई है तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। नंबर 3, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती है और भाई बहन के बीच में कभी कुछ ऐसा बड़ा भला बुरा हो जाता है, या भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन के द्वारा ऐसा किया जाता है तो समझ लो रिश्ते निश्चित रूप से खराब हो जाएंगे। नंबर 3 में है औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते रहते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी रहते हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से ही निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाल जानते रहें और बचपन की यादों को फिर से ताजा करते रहें। नंबर 5, ताना मारने की आदत। कई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसीलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहनें हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती हैं। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है, उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसलिए हर बार ताना देना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रह गया, बदल गया है। यदि बहन भाई के बारे में हमेशा ऐसा ताना मारेगी तो निश्चित ही रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रह सकता है। फिर कहानी सुनने के बाद में नागिन का मन प्रफुल्लित हो गया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। अगली ज्ञानवर्धक चर्चा में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।